यूपी की हॉट सीट अमेठी पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी आज यहां से अपना नामांकन करेंगे। स्मृति ईरानी को कांग्रेस की तरफ से कौन टक्कर देगा, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा चल रही है कि आज कांग्रेस राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर सकती है। 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन भी कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि 2 दिन पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई घंटे तक मंथन हुआ और अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों को लेकर मंथन होता रहा। माना जा रहा था कि रविवार तक कांग्रेस अमेठी लोकसभा सीट और रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को यानी आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था। राहुल गांधी इस बार भी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। कहा जा रहा था कि 26 के बाद कभी भी राहुल गांधी अमेठी से अपने नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो अमेठी से स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन करेंगी। रोड शो के बाद कलेक्ट्रेट में स्मृति ईरानी अपने नामांकन करने पहुंचेंगी। राहुल गांधी के नाम का ऐलान आज कांग्रेस कर सकती है। हालांकि रायबरेली की बात करें तो रायबरेली से भी प्रियंका गांधी के तो अमेठी से आज राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आज राहुल गांधी के नाम पर अमेठी से मुहर लगा सकती है। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा जोरों से चल रही है। आज अमेठी से स्मृति ईरानी अपना नामांकन करेंगी। हालांकि रायबरेली से बीजेपी ने वरुण गांधी को ऑफर दिया था, लेकिन वरुण गांधी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। बीजेपी चाहती थी कि प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी को उतारा जाए, लेकिन वरुण गांधी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। अमेठी और रायबरेली दोनों हॉट सीटें मानी जाती हैं। आज कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर सकती है, ऐसा सूत्रों की तरफ से। तो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। बसपा ने रायबरेली सीट पर ठाकुर प्रसाद को पहले से ही उम्मीदवार बना दिया है। तो अमेठी सीट से 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दी थी और अब की बार भी अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आज वो अपना नामांकन कर देंगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बीएसपी ने रायबरेली और अमेठी से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अभी बीजेपी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने वरुण गांधी को ऑफर जरूर दिया था, लेकिन वरुण गांधी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। रायबरेली में 17 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। क्या रायबरेली से अब
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपचंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, अमेठी और रायबरेली दो ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में रहती थी, लेकिन 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रायबरेली में ऐसा नहीं है, रायबरेली में कांग्रेस का कब्जा हमेशा रहा है और 17 बार वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। अब की बार इतनी देरी क्यों इन दोनों सीटों को लेकर? आदरणीय पुष्पेंद्र चौधरी साहब, देखिए रायबरेली और अमेठी आप और हम सब लोग जानते हैं, ये कांग्रेस के लिए नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र रहा है, जिसका अधिकांश समय से गांधी परिवार ने ही उसका नेतृत्व किया है। वहाँ के लोगों की जनभावना, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जनभावना और पूरे संगठन की जनभावना आज गांधी परिवार के साथ है और उसको पूरे की पूरी काफी आशा के साथ, उम्मीद के साथ हम लोग देख रहे हैं। तो विश्वास पूरे प्रदेश को माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ऊपर है। निश्चित रूप से वो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता की गांधी परिवार उनका प्रतिनिधित्व करे। जैसे आपको पता होगा, हमारी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उसमें राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का नाम लगभग तय है और हम निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता बड़ी जोश उमंग उत्साह के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ खड़े हैं। देखिए, जो 2019 के अंदर आपने पूछा कि भाई क्यों आप हारे, देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे कहे थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम आपको 13 रुपए किलो चीनी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब, अब देश की जनता कह रही है कि जनता का कहना है कि अब मोदी के नाम पर वो, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जनता को खूब चला है और भारतीय जनता पार्टी के दिन बच गए हैं। 2024 में एक नया सवेरा होगा, जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाएं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। मोदी ने जनता के इमोशनल के साथ बहुत लोगों के इमोशनल के साथ खेला है, लेकिन अब देश की जनता और देश का युवा और देश का जनमानस कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि ये जो वादे हैं ये खोखले वादे हैं। आज मैं पूछना चाहता आलोक जी से, स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के लिए जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे खोखले हुए। आप बताइए आलोक जी, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? क्या 13 रुपए किलो चीनी हुई? देखिए, ये जो वादे थे, लोगों ने वादों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करा था। अब लोग ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर अमेठी, रायबरेली और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास, चहुमुखी विकास चाहिए, तो हमें इंडिया गठबंधन को भी वोट देना होगा और इंडिया गठबंधन के साथ हमें रहना होगा। दीपचंद जी, ठीक है, लेकिन अमेठी से अगर राहुल गांधी को ही उतारना था तो इतनी देरी क्यों की जा रही थी? हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है पार्टी की तरफ से, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी को वहां से उतारा जा सकता है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो देरी हुई है, क्या ये स्मृति ईरानी के सामने लड़ने की वजह से हुई है, कहीं दोबारा हार का सामना ना करना पड़े? पर राहुल गांधी जी को हार का डर सता रहा था, तभी वो फिर से वायनाड भागे। फाइनल का चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ की तरफ कबाइल यहाँ की तरफ मुखातिब हुए हैं और अब प्रयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से लड़ेंगे तो उनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पिछली बार स्मृति ईरानी जी ने जो वहाँ पैर जमा दिया और उसके बाद जो 5 वर्षों में ने वहाँ उसका चौमुखी विकास किया है, इससे वहाँ की जनता पूरी तरीके से वाकिफ है और उन्होंने तो वहाँ अपना घर तक बना लिया है। तो उनकी सोच और उनका काम करने का तरीके में बहुत बदलाव है। ये तो जीत के चले जाएंगे, फिर दोबारा कभी दर्शन देंगे नहीं। ये तो मैं रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इतने साल तक इस परिवार को इन्होंने गिलाए रखा, लेकिन अब पिछली बार से वो आगे मूड में कि नहीं, अब ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। अगर ये उतरते हैं लास्ट मिनट में
तो भी कुछ होने जाने का है नहीं। इनको वहाँ शिकस्त खानी पड़ेगी। अब कांग्रेस के दिन लग गए। कांग्रेस एक छोटी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, मात्र 17 सीटों पर। उसमें भी बहुत सी सीटों पर इसको कैंडिडेट ही मिलना मुश्किल हो रहा है। ये तो सपा के उनके ऊपर ये आश्रित है जी। उन्होंने जो कुछ दे दिया इन्होंने ले लिया, नहीं तो अकेले दम पर तो शायद ये एक सीट पर भी चुनाव लड़ लेते। आलोक जी देखिए, प्लानिंग तो आप लोगों की भी काफी चल रही है। अभी जब आपको लगता था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है, आपने वरुण गांधी को ऑफर दे दिया दोनों को आमने सामने लड़ाने के लिए, लेकिन आपका जो ऑफर था वरुण गांधी ने ठुकरा दिया। ये आपको कहाँ से कंफर्म न्यूज है कि वरुण गांधी को हमने कहा था चुनाव लड़िए और उन्होंने ठुकरा दिया? नहीं, बिल्कुल। क्या वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई वक्तव्य दिया है? क्या पार्टी ने कोई वक्तव्य दिया है? वरुण गांधी को लड़ा रहे थे वो मना कर दिए। देखिए पार्टी की तरफ से तो, हाँ कहिए। ये सब तो हवा में लोगों के द्वारा खींचे हुए चीजें हैं। इसका कहीं कोई धरातल से लेना देना नहीं है। ये क्या लोग लगाते रहते हैं कि शायद वरुण गांधी को वहाँ लड़ा देने की कवायद होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रायबरेली से मेरी जानकारी में तो नहीं है। रायबरेली से अब की बार बीजेपी को जीत मिल सकती है या नहीं? 17 बार कांग्रेस का दबदबा रहा है वहां पर। देखिए कांग्रेस का तो एक एक किला हमने ढा दिया। हाँ। और पिछली बार भी हमने अमेठी का किला ढा दिया था। हाँ। और इस बार भी किला ढा देंगे जी। एक नहीं, इस बार दोनों किला ढा देंगे, रायबरेली भी ढा देंगे और अमेठी भी ढा देंगे। हम काम करने वाले लोग हैं। हमने देश की जनता के साथ छला नहीं है। हमने देश की जनता को लाभ पहुंचाया है। हमारे कल्याणकारी कार्यों से देश की जनता अंतिम पायदान का व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया है। तीसरे की तरफ जाने की कवायद है। सारे रेटिंग एजेंसियों द्वारा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की रट लग रही है। नरेंद्र मोदी के गारंटी पर देश की जनता को विश्वास है। तो कहाँ इन लोगों से हमें कंपेयर कर रहे हैं? हमने अपनी पूरी इलेक्शन की कवायद बहुत पहले पूरी कर दी। ये तो अभी तक नॉमिनेशन ही कर रहे हैं। हमारी जनता के साथ कनेक्टिविटी बहुत आगे जा चुकी है। बहुत ज्यादा हम उनके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं और उसमें जो वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है, एक तो वो काफी कम है जिससे बीजेपी को खतरा हो सकता है। दूसरा, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध भी हुआ है। देखिए ये स्वाभाविक है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं भी इस बात से चिंतित हूँ। हमारे पार्टी भी इस बात से चिंतित है कि लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मोदी जी आ ही रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है जी। ये कहीं इंडिया साइनिंग की तरह ना हो जाए। लेकिन अब तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में हम इस चीज के लिए काफी कमर कस लिए हैं। जितना से जितना ज्यादा हो सके हम उतना लोगों को बाहर निकाल के वोटिंग कराएंगे। लेकिन अभी ये 2 चरणों में भी और कुछ लोग मोदी जी और उनकी नीतियों से नहीं नाराज हैं। लोग लोकल लीडरशिप से नाराज हैं। इसने कुछ निकम्मापन दिखाया अपने क्षेत्र में। तो ये सब चीजें स्वाभाविक है। एंटी इनकम्बेंसी 3 बार के बाद आना, लेकिन उस सब पर डैमेज कंट्रोल हो रहा है। हो सकता है कुछ चीजें हम हार जाएं और जहाँ के लोग बहुत नाराज होंगे वहां के प्रत्याशी से। देखिए कुछ कारण ऐसे भी रहे हैं। आपने जो टिकट काटे थे लोगों के, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, वहां पर वीके सिंह का आपने टिकट काट दिया तो राजपूत समाज वहां से नाराज हो गया। कई जगह देखने को मिला है। अभी अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो वहां पर जो आपके सतीश गौतम हैं, उनके सामने एक मजबूत स्थिति में विजेंद्र चौधरी को उतार दिया, तो वो सीट भी आपकी खतरे में लग रही है। देखिए गाजियाबाद की सीट तो अंतोगत्वा कंट्रोल में आ गई थी और मुझे उम्मीद है कि अतुल गर्ग निकल जाएंगे जी। हाँ, लेकिन आपकी तरह मुझे भी अलीगढ़ सीट पे संशय है जी। बात होनी चाहिए साफ गोई थी। हर सीट हम थोड़ी जीत जाते हैं।
हर सीट हम थोड़ी जीत जाएंगे, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे, ज्यादातर सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो कुछ होगा ही। चलिए, नहीं आपको खुद लगता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अब की बार आपको नुकसान जरूर होगा? मेरा ऐसा मानना है जी कि जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, अगर साफ बात कहूं तो 60-62 तक हम जीत जाएंगे। ठीक है। दीपचंद जी, आपकी क्या तैयारी है तीसरे चरण को लेकर, और जो पिछले 2 चरण हुए हैं उनमें आपने कितनी मजबूती दिखाई है? क्या लगता है लोकसभा की 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं, आप कितनी जीतने में कामयाब हो सकते हैं? चौधरी साहब, पहली बात तो जो आलोक भाई ने बताया, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए, आज यहाँ पर सरकार की विफलता एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र खतरे में है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और इंडिया गठबंधन इन सभी मुद्दों को बनाने में और जनता के बीच में रखने में कामयाब रही है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आलोक भाई, आपने जो 10 साल में आपने उस पर एक बोला, आप कभी मंगलसूत्र पर उतर जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, पर आप ये नहीं बता पाते कि हमें जो महंगाई, जो वादे करे थे 2014 के अंदर कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप बताइए आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? देखिए चौधरी साहब, ये मेन मुद्दे जो जनमानस के मुद्दे उन पर चर्चा करना नहीं चाहते। ये मुर्गा मछली, मंगलसूत्र, कभी शहजादे, इन पे आके अटक जाते हैं। इनका सारा चुनाव का अगर देखा हुआ आपने खेला, चाहे 2014 का देख लो, चाहे 2019 का देख लो, चाहे 2024 का देख लो। अब आपने देखा होगा कि अब दो चरण हुए हैं, उसके अंदर लोगों की वोटिंग प्रतिशत लोगों ने कम करी है। बिल्कुल ये आप सब चैनल दिखा रहे हैं, और ये जनता के बीच में भी मैसेज आ रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक जनता का एक आक्रोश है। मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से चौधरी साहब, ये जो चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और एक बीजेपी, एक तरफ संविधान, एक तरफ लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान के लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। हम जब जनमानस के मुद्दे की बात करते हैं तो ये मीट मछली की बात करते हैं। हम पूछते हैं आपने युवाओं को कितना रोजगार दिया, तो ये बोलते हैं जी आप पकौड़े तलिए। देखिए, देश चलता है नीति, दशा और दिशा से, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नहीं इनके पास दशा है, नहीं इनके पास दिशा है। आज देश के अंदर किसी भी युवाओं से पूछिए तो आपको यही कहेगा कि भाई इस देश के अंदर महंगाई बहुत है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई नहीं है। नहीं तो उनके मुंह से, किसी के प्रवक्ता के मुंह से या देश के प्रधानमंत्री के मुंह से मैं का शब्द नहीं निकलता है चौधरी साहब। और ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इतनी अच्छी गारंटी थी तो आपने जो अच्छे दिन के वादे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते आलोक भाई? आपने कहा था कि हम आप तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तो बात करते हो, जनता के बीच में आप ये मुद्दे नहीं लेके जाते हो। ये क्या कारण है कि आप हिंदू मुसलमान, मीट मछली मुर्गा, कभी मंगलसूत्र पर देश का प्रधानमंत्री उतर जाए तो उससे ये पता लगता है चौधरी साहब, जो इन्होंने वादे करे थे वो वादे के वादे सारे जुमले साबित हुए हैं। और आलोक भाई भी सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है, अपन ये बोल नहीं पा रहे। ठीक आलोक जी, ये आपके वादों को जुमले बता रहे हैं। देखिए, इनका कहना ये गलत है। 11.4 करोड़ शौचालय क्या इन्होंने बनाए, 4 करोड़ घर इन्होंने बनाए, 40 करोड़ आदमी को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज के लिए इन्होंने मुहैया कराया उनको। एयरपोर्ट 122 एयरपोर्ट का निर्माण इन्होंने किया। द्रुत गति से रेलवे का विस्तारीकरण इन्होंने किया। 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन देने का काम क्या इन्होंने किया। तो राफेल लाकर नभ की मजबूत इन्होंने देखा किया। जाए तो लास्ट में सिर्फ 2 बातें रह जाती हैं, महंगाई और बेरोजगारी। पार्टी इन्हीं को मुद्दा बना देती है। अभी दीपचंद जी ने इन्हीं 2 बातों का बताया। आप विकसित भारत की तो बात कर रहे हो, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं कहते हो कि मोदी की गारंटी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है।
ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की बात है? आलोक भाई ये बताइए पहले आप। ये नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो कितने दिनों से ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को विश्वास इनके नहीं कर रही है। इनके राज में तो 3,82 अरब डॉलर का घोटाला हुआ 60 वर्ष में। ये जनता जानती है कि घोटालेबाजों किसके है। आज इनके सारे नेता, चौधरी जी, आज इनके सारे शीर्ष के नेता बेल पे हैं जी। सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, किसी न किसी केस में ये बेल पे है। बताइए ना, जितने भ्रष्टाचार आदमियों के साथ। चलिए ठीक है दीपेंद्र जी, सारे डाल के दूध के धुले हो जाते। ठीक है दीपेंद्र जी, मेरे बात का जवाब दीजिए आप। अभी अमेठी से एक नाम की चर्चा और चली थी, रॉबर्ट वाड्रा। तो क्या आप राहुल गांधी की जगह उनके नाम पर मंथन कर रहे थे कि भाई राहुल गांधी को अब की बार वहां से रहने दें, रॉबर्ट वाड्रा को वहां से उतार दिया जाए? आदरणीय चौधरी साहब, देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी निर्णय होता है केंद्रीय चुनाव समिति करती है। मेरे कहने से, आपसे कहने से कोई निर्णय नहीं होता। इसमें हमारा केंद्रीय चुनाव समिति जो लास्ट नेतृत्व कहेगा वही उस पर फाइनल टिकट होता है। दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा की कहीं ना कहीं उम्मीदवारी दिखाई जा रही है, तो हो सकता है, मैंने ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि इस हिसाब से कोई अभी रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आ रहे हैं, पहली बात तो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने भी कहा कि अब भाई 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? पहले आप ये बताइए। आज बताइए, आपकी नीति क्या है? 1.5 GB डाटा और 5 किलो आटा, बस? देश की जनता आपसे सवाल नहीं पूछे। देखिए चौधरी साहब, मोदी जी की गारंटी का मतलब है चाइनीज की गारंटी। 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो उठा के देखोगे तो पेज नंबर 5 पे इन्होंने लिखा था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे। देखिए, मैनिफेस्टो तो हर पार्टी का जनता के लिए एक लॉलीपॉप है, वो उसको लुभाने के लिए उनके सामने रख देते हैं, उसके बाद जीतने के बाद कभी कोई मुद्दे पूरे नहीं होते। चौधरी साहब, हमारा मैनिफेस्टो जनता के लिए लॉलीपॉप नहीं है। पहले बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारी जो भी हमने वादे करे हैं वो निभाए हैं। जब भी हमारी सरकार बनी है, हमने किसानों का कर्जा माफ करा है। आलोक भाई, किसी भी स्टेट में बता दीजिए, 18,000 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, कि भी किसानों का कर्जा माफ करा तो बता दीजिए। आपके चले के माध्यम से पूछ रहा हूँ, बताइए आलोक भाई। नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि ये जुमले करने की इनकी भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। दूसरा, पेज नंबर 6 पे लिखा था कि रुपए को हम मजबूत करेंगे। डॉलर की तुलना से क्या हुआ? 58 रुपए से 85 रुपए पार कर दिया। आलोक भाई, याद है ना आपको? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जब डॉलर गिरता तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज देश के प्रधानमंत्री की साख नहीं गिर रही है, कोई चर्चा नहीं करेगा। पेज नंबर 8 पे लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। तो पूरे आपने चौधरी साहब और हमने देखा कि मणिपुर का क्या हाल है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मणिपुर का सबसे लेना पसंद नहीं करते हैं। अभी दीपचंद जी वो मुद्दा है नहीं, हालांकि हम 2 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। आलोक जी, अभी अमेठी से आपकी तरफ से स्मृति ईरानी तो उतर चुकी है मैदान में, रायबरेली की क्या तैयारी है आपकी? रायबरेली से भी हमारा कैंडिडेट आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। जिस किसी को भी पार्टी फाइनल करेगी वो मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा। नहीं, जैसा अभी आपने कहा था कि वरुण गांधी के नाम को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, हालांकि सुनने में तो वही आ रहा था कि वरुण गांधी के नाम को लेकर उनको बोला भी था, लेकिन उन्होंने इस वजह से ऑफर ठुकरा दिया कि उनके सामने प्रियंका गांधी थी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, भाई बहन आमने सामने नहीं लड़ सकते। और ये तो खैर प्लानिंग होती है। देखिए, राजनीति में भाई बहन, माँ बाप, बेटी बेटी कुछ नहीं होता है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। लेकिन कोई बात जो आपने कहा, ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है। हो सकता है आपकी बात सही भी हो, मेरे संज्ञान में नहीं है कि ये वरुण गांधी को कोई ऐसा ऑफर दिया गया था। लेकिन कोई भी है, अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो पार्टी तो प्रत्याशी उतारेगी ही। हमारा कोई मजबूत प्रत्याशी वहाँ उतरेगा। आपने तो देखा, हम तो कॉमन आदमी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर की पद पे बैठा देते हैं। आपने अभी 3 राज्यों में देखा, वो लोग जो चीफ मिनिस्टर बने उनका कोई नाम भी नहीं जानता था। चलिए ठीक है, भी निभा रहे हैं। जी ठीक है सर।
आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। हालांकि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट कर वहां से जितिन प्रसाद को जरूर बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर बाहरी समझकर लोग इतना सपोर्ट उनको ना कर पाए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।